जय हिंद। वेलकम टू एल&टी एजुकेशन। आज हम डिस्कशन करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो डिस्कशन करने से पहले और आज का जो डेट है एक मेमोरेबल डेट है। टुडे इज द 17 सितंबर। आज तो पहले विश्वकर्मा जी का आज पूजा है और हमारा देश की यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्म वार्षिक है। तो उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हम उससे मोदी से बहुत प्यार करते हैं और हम नहीं सारे देशवासी उन्हें प्यार करते हैं क्योंकि वो हमारे प्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री है जो हमारा देश को तरक्की कर रहे हैं। देश को तरक्की करने में, देश को आगे लेने में उनका सहायता असीम है। दिन रात प्रयास कर रहे हैं देश को आगे लेने के लिए। ठीक है, हम लास्ट में हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कुछ मांगेंगे मतलब हमारा लेक्चर के माध्यम से उन्हें कुछ मांगेंगे। हक है भाई हमारा प्रधानमंत्री, हम प्यार करते हैं प्रधानमंत्री से, उन्हें जरूर कुछ मांगेंगे। देखते हैं हमारा वो इसको फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेरा टून में थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा सर्दी हो गया है। अगर आवाज में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग एडजस्ट कर देना। आज चलिए आज एक बेहतरीन क्लास करते हैं। टॉपिक हमारा है इलेक्शन कमीशन और जिसका आर्टिकल है 324। तो इलेक्शन कमीशन पढ़ने से पहले हम कुछ डिस्कशन करेंगे बेसिक चीज क्या है। देखिए, तो पहले लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बॉडी से कहते हैं। तो उसका पहले डेफिनेशन जानेंगे क्या होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कितना सारे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, सब आज लेक्चर के माध्यम में जानेंगे। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको और एक बात बोलना चाहता हूं, हमारा चैनल को आप अंत तक देखिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अगर आप हमारा चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने लगे तो हम और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके पास हम दिलवा के रहेंगे। ये हमारा वादा है, हमारा चैनल की तरफ से वादा है कि हम कोशिश करेंगे ढेर सारा वीडियो, ढेर सारा लेक्चर इस YouTube के प्लेटफॉर्म में अपलोड करेंगे। जो आपके आने वाले एग्जाम है, UPSC एग्जाम हो, कोई भी स्टेट एग्जाम हो या फिर कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, ये कंटेंट आप लोग के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। ये हमारा वादा है। चलिए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो पहले देखो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है? मींस दोज व्हिच आर एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो बॉडी के बारे में हमारा संविधान में उसके बारे में लिखा हुआ है, हम उसको क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलेंगे, संवैधानिक बॉडी बोलेंगे। ओके, द बॉडी व्हिच आर एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बाद और होता है आपका स्टैट्यूटरी बॉडी। वो क्या होता है? स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, जिसे पार्लियामेंट की तरफ से बनाया गया है। द बॉडी व्हिच आर मेड थ्रू पार्लियामेंट इज कॉल्ड द स्टैट्यूटरी बॉडी। और द बॉडी व्हिच आर मेड थ्रू एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन इज कॉल्ड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, और द बॉडी व्हिच आर नॉट एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बहुत सारा चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, बहुत सारा बॉडी है। हम उनको एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम ये जो 11 लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हम उसको एक एक करके समझेंगे और आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसको डिस्कशन करेंगे। चलिए, मैं एक लिस्ट किया हूं 1 से 11 तक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। पहला लिखा हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो हमारा आज का टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कशन करेंगे। मैं सेकंड में लिखा हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और सबका साइड में आर्टिकल लिखा हूं। देखिए, पहले
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल है आर्टिकल 324। These are very important chapters, very important slide for you guys. सेकंड, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जैसा कहते हैं यूपीएससी। यूपीएससी का आर्टिकल होता है आर्टिकल 315 to 323, ये आपका यूपीएससी, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सेकंड है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे कहते हैं एसपीएससी, एसपीएससी, और यह है यूपीएससी। वो सेम है, दोनों का आर्टिकल सेम है, आर्टिकल 315 to 323। नंबर 4 आपका आएगा फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का वो आर्टिकल होता है आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में जिक्र किया गया है, उसको हम पढ़ेंगे। नंबर 5 देखो, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 11 देखिए, ये कॉमन है। नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, जो पहले एक बॉडी हुआ करते थे और उनको चेंज किया गया है, दोनों को सेपरेट बॉडी किया गया है। एक है नेशनल कमीशन फॉर एससीज, और जिसका आर्टिकल है आर्टिकल 338। नेक्स्ट नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, और उसका आर्टिकल है आर्टिकल 338 क्लॉज ए। देन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस और बीसी जैसे कहते हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का आर्टिकल है आर्टिकल 338 बी। और ये जो अपना 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद हम इसको बनाया है, हमारा नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 102 में इसको बनाया है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेक्स्ट देखिए आपका स्पेशल ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। लिंग्विस्टिक मींस ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिस में जो माइनॉरिटी है हमारा देश में, उन लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन लोग का प्रोटेक्शन के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक बॉडी है, और उसका आर्टिकल है आर्टिकल 350 बी, आर्टिकल 350 बी। देन इट इज वेरी इंपोर्टेंट, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे प्यार से बोलते हैं CAG, क्या, तो उनका आर्टिकल है आर्टिकल 148। देन हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल जी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और उसका आर्टिकल है आर्टिकल 76। इसका अंदर पढ़ेंगे हम सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तुषार मेहता जी के बारे में पढ़ेंगे। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो भी पढ़ेंगे। ओके, मजेदार क्लास होगा। और 10 में है आपका एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, जो स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है, उसे बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, और उनका आर्टिकल है आर्टिकल 165। सब मैं बोल दिया 1 से 11 तक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, उसके बारे में बोल दिया, और सबको मैं एक एक करके आपके सामने पेश करूंगा, उसके बारे में जिक्र करूंगा, 1 by 1 मैं आप सबको कोशिश करूंगा अच्छी तरह से समझाने के लिए। चलिए शुरू हो जाइए, पहले शुरू करते हैं इलेक्शन कमीशन। कितना महत्वपूर्ण बॉडी है, कितना महत्वपूर्ण अंग है इलेक्शन कमीशन, जिसका काम है सारा देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना, मुक्त और आबाद इलेक्शन को कंडक्ट करना। इतना इजी नहीं है यार, इतना बड़ा कंट्री, इतना डाइवर्सिफिकेशन, इतने 28 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, इतने सारे इलेक्शन। देखो जैसे कहते हैं, मतलब एक महीने में जैसे एक फेस्टिवल होता है, इस तरह हमारा एक साल में कितना सारा इलेक्शन होता है। कहाँ पे बाई इलेक्शन हो रहा है, तो कहाँ पे असेंबली इलेक्शन हो रहा है, जनरल इलेक्शन हो रहा है। हर इलेक्शन को कंडक्ट करना सही तरह से इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत पेशेंस होना चाहिए। तो इसलिए तो बोलता है इलेक्शन कमीशन जो है, मतलब सबसे अहम बॉडी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसका आर्टिकल है आर्टिकल 324। आर्टिकल 300 शॉर्ट में लिखा ART, मतलब आर्टिकल। ये भाई आपको थोड़ा
समझना पड़ेगा। आप तो बहुत समझदार होंगे मुझे पता है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ओके चलिए शुरू करते हैं। उसका पहला पॉइंट क्या लिखा, इट इज द परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ, तो भारत की संविधान इस बॉडी को, इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट दिया है और उसको परमानेंट बॉडी बनाया है। यस, इट्स ए परमानेंट बॉडी एंड इंडिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा, डिपेंडेंट नहीं हुआ किसी का, डिपेंड वो काम नहीं करेगा। किसके लिए काम नहीं, वो काम करेगा देश के लिए, इंडिपेंडेंट होकर काम करेगा। ओके, दिस इज ए इंडिपेंडेंट बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट, टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑफ द कंट्री। देश में जो इलेक्शन हो रहा है, फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना। इलेक्शन मतलब ऐसा वैसे इलेक्शन नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना। ओके, एक रेगुलर इंटरवल में इलेक्शन को कंडक्ट करना उनका बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है। देखिए, जो आर्टिकल 324 में एनश्राइन है, जो प्रोवाइड करता है पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन। ये जो 3 पॉइंट है ना, 3 वार्ड है ना, इसको आप रट्टा कर लीजिए। ओके, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन, ये आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन को पावर दिया गया है। इसको आप रट्टा कर देना चाहिए। और देखेंगे अभी ये किस किस का इलेक्शन करता है, समझना पड़ेगा हमको। ये जो इलेक्शन कमीशन किसका इलेक्शन कंडक्ट करता है, देखिए पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बोलते अपना लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का इलेक्शन, एमपी इलेक्शन होता है, राज्यसभा में इलेक्शन वो भी कंडक्ट करता है। 2 साल में होता है, 1/3 जो मेंबर रिटायरमेंट लेते हैं, फिर नया इलेक्शन होता है। पार्लियामेंट इलेक्शन करता है स्टेट लेजिस्लेटर। हर स्टेट का जो लेजिस्लेटिव का इलेक्शन होता है, वो मुख्यमंत्री के लिए, एमएलए के लिए, वो भी इलेक्शन कंडक्ट करता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन करता है, वाइस प्रेसिडेंट, ओके, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबका इलेक्शन करता है। किसका अगेन बोल रहा हूं, पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सबका इलेक्शन वो कंडक्ट करता है। हाँ, और एक पॉइंट दिखाऊं, क्या वो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन कंडक्ट करता है? नो, वो इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। वो किसका काम है? ये तो भाई स्टेट का मैटर है ना। ये पंचायत और म्युनिसिपैलिटी वो तो स्टेट का मैटर है। उस स्टेट गवर्नमेंट में वो जिसको पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया है, तो इसका इलेक्शन कौन करता है कंडक्ट? उसी स्टेट का, रेस्पेक्टिव स्टेट का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये पंचायत इलेक्शन और म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन को कंडक्ट करता है। इलेक्शन कमीशन वो इलेक्शन नहीं करते हैं। ओके, तो अब तक तो टिल नाउ, अब तक तो ये चीज आपका फंडामेंटल क्लियर हुआ होगा। और दोस्तों, अगर कोई भी डाउट है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर हमें कमेंट करना। हम जरूर आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये हमारा वादा है। और हम कोशिश करेंगे कितना आसानी से आपको पढ़ा सके, ये चीज आपका दिमाग में घुस आ सके। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका कंपोजिशन। देखिए, ये अभी ना, ये 3 मेंबर बॉडी है। 3 मेंबर बॉडी यानी कि इलेक्शन कमीशन में 3 लोग काम करते हैं। कौन है? लिखाओ 1 CEC, तो एक जो रहेंगे उसका चेयरपर्सन, चीफ इलेक्शन कमीशन, और उनको हेल्प करने के लिए कौन है? 2 EC इलेक्शन कमीशन। ओके, एक रहेंगे चीफ इलेक्शन कमीशन और एक और 2 रहेंगे इलेक्शन कमिश्नर। ओके, तो ये 3 मेंबर का बॉडी है। और उसका जो अपॉइंटमेंट ऑफ द CEC एंड ECs, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? महामहिम, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। और देखिए पॉइंट, द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेनर शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। यस, तो उनका सर्विस कंडीशन क्या होगा, उनका टेनर मतलब कितना साल तक वो काम करेंगे, ये डिटरमाइन कौन करते हैं? हमारा प्रेसिडेंट साहब भी करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं, प्रेसिडेंट सर्विस कंडीशन, टेनर, ये सबको भी वो डिटरमाइन करते हैं। और आगे पढ़ेंगे उनका रिमूवल भी प्रेसिडेंट करेंगे, और उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस फॉलो होगा। उसके बाद वो
उनको रिमूवल करेंगे। ओके, इसको भी हम देखेंगे बाद में। ये कंपोजिशन क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा उसका हिस्ट्री पता करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये जो आप देख रहे हैं कि 3 मेंबर बॉडी, वो पहले नहीं था। देखिए जो 1950 टू 15 अक्टूबर 1989 तक जब हमारा संविधान इनैक्टमेंट हुआ, लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तब से 1989 तक वो एक 1 मेंबर बॉडी था, एक मेंबर बॉडी था। तो सिर्फ सीईसी थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। क्या हुआ, फ्रॉम 16 अक्टूबर 1989, 16 अक्टूबर 1989 में उसे 3 मेंबर बॉडी कर दिया गया। क्यों किया, देखिए तो उसी टाइम क्यों आना, देखिए पहले हमारा जो वोटिंग एज था, वोटिंग एज था आपका 21 ईयर्स, मतलब जिसका एज होता है 21 साल और 21 साल से ज्यादा, वो लोग वोट कर सकते थे। लेकिन इसे जो 16 अक्टूबर 1989 में वोटिंग एज में कुछ बदलाव किया गया, यानी कि जो वोटिंग एज था 21 एज, उसे कमा कर दिया गया 18। तो 18 करने के 18 होने के बाद क्या हो गया, जरूर मतलब नंबर ऑफ सिटीजन्स, नंबर ऑफ वोटिंग कैंडिडेट्स बढ़ गया होगा, काम ज्यादा हो गया होगा, इसलिए तब क्या किया गया ना, जो 1 मेंबर बॉडी था उसको 3 मेंबर बॉडी कर दिया गया। ओके, तब से चल रहा था। फिर क्या हुआ, जनवरी 1990 में ये भाई क्या हो रहा है, फिर इसको 1 मेंबर बॉडी कर दिया गया। फिर चलो 3 साल के बाद अक्टूबर 1993 में टिल नाउ अब तक जो हुआ है ऊपर फिक्स हो गया। 1993 से अब तक ये 3 मेंबर बॉडी की हिसाब से काम कर रहा है, यानी कि एक रहेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 रहेंगे इलेक्शन कमिश्नर। ओके, ये हो गया आपका क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द सीईसी एंड ईसीज, Chief Election Commissioner and Election Commissioner has the equal power, salary, allowance and other prerequisites similar to the judges of the Supreme Court। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये भाई। देखो ये जो सीईसी और ईसीज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, मतलब आप सोच रहे होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थोड़े बड़ा होंगे, इलेक्शन कमिश्नर उनका अंडर में काम किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब समान है। सबका सैलरी, सबका अलाउंस, सबका पावर, सबका जो भी बोल, ओके सब सेम है। सिमिलर टू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट का जज का जितना सैलरी, जितना अलाउंस, जितना प्रीरिक्विजिट्स, कितना पावर है, उनका भी पावर ऐसा है। ओके, और ये जो सीईसी, इसमें मतलब सीईसी ज्यादा पावरफुल नहीं है, सेम पावरफुल है। देखिए अगर कुछ डिस्प्यूट होता है, ओके कुछ मैटर को लेकर कुछ डिस्प्यूट होता है, तो उधर क्या होता है ना, उधर इन तीनों के बीच में थोड़ा सा इलेक्शन हो जाएगा। इलेक्शन मतलब ऐसे, अगर इस मैटर को लेकर दोनों मतलब 2 इलेक्शन कमिश्नर एक चीज बोल रहे हैं और ये जो 2 इलेक्शन कमिश्नर है ये अलग बोल रहे हैं, तब उसी टाइम ये मत सोचना दोस्त ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो जो बोलेंगे वो होगा, नहीं, ज्यादा मतलब उस मैटर को लेकर ज्यादा सपोर्ट जिसको पड़ेगा वो उसका जीत होगा। यानी कि अगर 2 इलेक्शन कमीशन में बोले कि नहीं ये होना सही है तो वही होगा। ओके, तो इसलिए मैं लिखा हूं सैलरी, पावर, अलाउंस सब सेम है। ओके, इसका ये मतलब नहीं वो चीफ इलेक्शन कमीशन है उनका पावर ज्यादा होगा, सेम पावर है। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट देखो, होल्ड ऑफिस 6 ईयर। ओके, तो उनका टेनर कितना होता है, 6 साल होता है, अनटिल द अटेन द एज ऑफ 65, मतलब 65 तक वो काम कर सकते हैं। देखिए अगर कोई सीईसी बना, सपोज एक सीईसी 62 की एज में वो सीईसी बने, ओके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, तो 62 + 6 कितना होता है, 68? नहीं, वो 68 तो काम नहीं करेंगे, वो काम करेंगे 65 तक, उसके बाद उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। 6 ईयर दिया ना, 6 फिर इधर कर सके लिखा है अटेन द एज ऑफ 65, 65 हो गया मतलब आपका नौकरी खत्म। ओके, तो 6 ईयर और अप टू द एज ऑफ 65, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
दे कैन रिजाइन एनी टाइम और कैन ऑल्सो रिमूव बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। उनका टर्म खत्म होने से पहले वो कभी भी रिजाइन कर सकते हैं, अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। कुछ मैटर उनका हो गया, सपोज उनका तबीयत सही नहीं है और उनका कुछ प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम, वो चाहे तो अपना टेनर खत्म होने से पहले अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को दे सकते हैं और प्रेसिडेंट भी उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। और उसका थोड़ा सा ग्राउंड है, ग्राउंड ऐसे कैसे करेंगे भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जितना प्रेस्टिजियस बॉडी है यार, ऐसा वैसा ग्राउंड पढ़ेंगे। देखिए ग्राउंड फॉर रिमूवल, ये दो ग्राउंड है, क्या है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी मतलब वो अपना ड्यूटी को सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ही इज इनकेपेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, इस ग्राउंड में, और मिसबिहेवियर की ग्राउंड में प्रेसिडेंट उन्हें रिमूवल करेंगे। पर कैसे करेंगे ये देखिए, सेम एज द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस बाय स्पेशल मेजॉरिटी। हाँ जी ऐसा होगा, मतलब अगर इलेक्शन कमिश्नर या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसका अगेंस्ट में कुछ एलिगेशन है तो वो रिजोल्यूशन वो कैसे पार होगा, वो पार्लियामेंट में होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट की जजेस, हाई कोर्ट की जजेस, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को जिसी तरह से रिमूवल किया जाता है उसी तरह से मैं उसका थोड़ा सा प्रोसेस आपको समझाता हूं। देखिए ये जो रिजोल्यूशन ना कोई भी आइदर लोकसभा में शुरू हो सकता है या फिर राज्यसभा में शुरू हो सकता है। चलो मान लो ये अगर अपना लोकसभा में शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ रिजोल्यूशन, तो उस रिजोल्यूशन पेपर में एटलीस्ट 100 मेंबर का सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद वो सिग्नेचर होने के बाद वो लोकसभा का कौन है आपका, अब अपना है स्पीकर के पास टेबल होगा, स्पीकर इसको देखेंगे, अगर स्पीकर चाहेंगे तब उसी टाइम भी इसको खर्च कर सकते हैं, नहीं ये डिसमिस कर सकते हैं। नहीं अगर स्पीकर को लगा नहीं उसमें कुछ दम है, उसे पूरा प्रोसीड करना चाहिए, तो उधर क्या होगा, स्पीकर एक 3 मेंबर कमिटी बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे, 3 मेंबर कमिटी बैठाएंगे। इस 3 मेंबर कमिटी में कौन होंगे, ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नहीं तो चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं या फिर सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं, वो एक। नंबर 2 में कौन होंगे, ना चीफ जस्टिस ऑफ द एनी हाई कोर्ट, कोई हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होंगे, ओके। और नंबर 3 कौन होंगे, ना एक जोरिस्ट, ओके, एक मतलब एक्सपीरियंस जोरिस्ट। ये 3 मेंबर कमिटी होगा। वो 3 मेंबर कमिटी उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो इन्वेस्टिगेट करने के बाद उनको लगा नहीं जो आया है उसे प्रोसीड करना चाहिए, तब क्या होगा, लोकसभा में वोटिंग होगा। वोटिंग मतलब स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी, जितना मेंबर प्रेजेंट होंगे उसका 2/3 मेजोरिटी से अगर वो बिल पारित हो गया तो फिर वो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा में फिर इलेक्शन होगा और उधर भी 2/3 मेजोरिटी में जितना मेंबर उस दिन प्रेजेंट होंगे उसका 2/3 मेंबर उसे रिजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, तब यानी कि लोकसभा राज्यसभा में बिल पार हो गया। अब राष्ट्रपति जी उन्हें डिसमिस करेंगे, उन्हें रिमूव करेंगे। ये तो अभी तक नहीं हुआ है इंडियन हिस्ट्री में, ओके। और रिजोल्यूशन भी राज्यसभा में भी शुरू हो सकता है। अगर राज्यसभा से शुरू होगा तो राज्यसभा में रिजोल्यूशन पेपर में एटलीस्ट 50 मेंबर का सिग्नेचर होना चाहिए, फिर जाएगा वो अपना जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे। तो सेम प्रोसेस लोकसभा में जो हुआ राज्यसभा में वही होगा, सेम वोटिंग जब होगा स्पेशल मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी में पास होना चाहिए। उसके बाद प्रेसिडेंट साहब अपना इलेक्शन कमीशन को रिमूवल कर पाएंगे। इतना बड़ा मतलब लेंदी प्रोसेस है और ये इतना इजी नहीं, इतना आसान नहीं है, अब तक ये हुआ नहीं, ओके। तो अंत में हम डिस्कशन करेंगे पावर एंड फंक्शन। चलिए, टू डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरिया,
तो टेरिटोरियल एरिया जो डिलिमिटेशन होता है तो उसको डिटरमाइन करेंगे, ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी कितना एरिया में रहेगा, कितना पॉपुलेशन को लेकर रहेगा, वो डिटरमाइन करेंगे। टू प्रिपेयर एंड पीरियडिकली रिवाइज द इलेक्टोरल रूल्स, अपना जो इलेक्टोरल रूल्स होता है उसको पीरियडिकली उसको रिवाइज करेंगे। कि देखिए मतलब एक एरिया में क्षेत्र में जिसका नाम है, हर साल तो कोई मतलब कोई मर रहा है, तो जो मर रहा है तो उसका नाम रह के फायदा क्या, उसे मतलब मिटाना पड़ेगा। और जो नए नए जोड़ रहे हैं मतलब सपोज जिसका 15-16 साल होगा तो वो नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो उसका 18+ हो जाएगा, तो उन लोग के लिए नया मतलब वोटर आई कार्ड इश्यू करना, ये सब काम करते हैं। कितना बड़ा जिम्मेदारी है देखिए। नेक्स्ट, टू नोटिफाई द डेट एंड शेड्यूल ऑफ द इलेक्शन। ओके, तो सब करेंगे कब इलेक्शन होगा, उसका डेट और उसका पूरा शेड्यूल को भी वो तैयार करेंगे, उसका जांच भी करेंगे। नॉमिनेशन फाइल जो तो उसको जांच भी करेंगे, उसका स्क्रूटिनी भी करेंगे, उसका स्क्रूटिनी भी करते हैं। और टू ग्रांट रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी को ग्रांट करते हैं, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी रहेगा कौन सा जाएगा, ये सब पॉलिटिकल पार्टी को ग्रांट करते हैं। नेक्स्ट, टू एलोकेट द पॉलिटिकल सिंबल्स, हाँ सबको सिंबल एलोकेट करते हैं कि भाई आपका ये मतलब आपका इलेक्शन सिंबल ये है, आपका वो है, इसका लोटस है, उसका हैंड है, इसका बहुत सारा होता है ना, तो उसको एलोकेट करेंगे। टू डिटरमाइन द कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन होगा ना, इसे बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी वो डिटरमाइन करेंगे। ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बाद में डिस्कस करेंगे, ये और एक लेक्चर होगा, हम इसको अगला कोई भी एक दिन में उसको डिस्कस कर देंगे। ओके सॉरी, टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन एमपी, वो प्रेसिडेंट के साथ डिस्कशन करेंगे अगर कोई एमपी को डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा, अगर कुछ वो कोई एमपी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया होगा, कुछ किया होगा एज पर द रूल्स, तो उन्हें कैसे डिस्क्वालीफाई करेंगे, तो उसके बारे में वो प्रेसिडेंट के साथ चर्चा करेंगे। टू कैंसल द पोल्स इन द इवेंट्स ऑफ राइजिंग बोथ कैप्चरिंग वायलेंस एस्पेक्ट, अगर कोई बोथ में गुंडागर्दी हो रहा है, बोथ कैप्चरिंग हो रहा है, रिगिंग हो रहा है बोथ, तो उस मतलब वो एरिया में वो इलेक्शन को वो कैंसिल कर सकते हैं, उनका पावर है। नेक्स्ट, कंडक्ट ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन थ्रू आउट द कंट्री, ये तो उनका सबसे बड़ा महान कार्य है, सारा देश में फ्री फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करना उनका काम है। ये हो गया अपना लेक्चर। अंत में हम बोले थे हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मवार्षिक है, हम उनसे कुछ मांगते हैं। क्या मांगे, देखो हमारा 2-3 मांग है। पहला मांग है, जैसे मोदी जी आपने कर दिया एक नेशन एक राशन कार्ड, एक नेशन एक इनडायरेक्ट टैक्स, हम चाहते हैं मोदी जी और एक प्रयास कीजिए ना, एक नेशन एक इलेक्शन। इलेक्शन ना जो होता है एक बार हो जाना चाहिए, नहीं देखिए मतलब कितना फेज में इलेक्शन होता है, हर साल इलेक्शन चलता रहता है, उसमें कितना मनी वेस्टेज होता है, कितना टाइम वेस्टेज होता है। हमारा पुलिस बोलो, हमारा टीचर बोलो, मतलब वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, ना बच्चे को स्कूल में और कॉलेज में पढ़ा पाते हैं, वो तो उनका काम करना पड़ता है, इलेक्शन में ड्यूटी करना पड़ता है। चलिए एक बार इलेक्शन हो जाएगा तो अच्छा होगा, खत्म हो जाएगा, मतलब एक ही बार में टेंशन खत्म। अगर बार बार इलेक्शन होता है, नेशनल प्रॉपर्टी मतलब बहुत खत्म होता है, मतलब बहुत सारा वायलेंस भी होता है। ओके, तो हम ये आपको जिक्र करेंगे, तो हो सके तो एक नेशन एक इलेक्शन कर दीजिए। और हमारा सेकंड डिमांड, लास्ट डिमांड है, मोदी जी कर दीजिए ना एक नेशन एक एजुकेशन। एजुकेशन में क्यों इतना डिस्क्रिमिनेशन है जी? स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड में जो पढ़ रहे हैं वो एक चीज पढ़ रहे हैं, जो सीबीएसई वाले कुछ अलग पढ़ रहे हैं, वो एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं। इतना क्यों, मतलब एजुकेशन में इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों? एक ही पैटर्न कर दीजिएगा प्लीज, एक नेशन एक एजुकेशन। एजुकेशन ना मैं चाहता हूँ फ्री होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, और एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। नहीं, इसका ये मतलब नहीं सीबीएसई वालों को अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, जो स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं उन्हें अच्छा क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा, उनके पास टीचर नहीं होंगे, उनके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ नहीं होगा, डिवाइस नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है जी? नहीं,
आपका जो मिशन है ना पीएम श्री, तो पीएम श्री मिशन में उसकी भी फुलफिल कीजिए, मतलब एजुकेशन में नो डिस्क्रिमिनेशन, सिलेबस भी सेम कर दीजिए, ओके, ताकि हमारा सारे स्टूडेंट, सारे बच्चे सेम पढ़े और इस देश का तरक्की करें। ये है हमारा आज का संदेश। और एक बार हम आपको बधाई देते हैं आपका जन्मदिन पर, ओके। तो गाइस, ये था हमारा लेक्चर, आप इस अंत तक देखिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।